30 सितंबर की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। इसमें जनसत्ता और दैनिक जागरण दोनों पेपरों को कवर किया गया। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उस पर हमारे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? इसके तहत जो लोकसभा है और जो विधानसभा है इन दोनों पे वुमेन को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। एक चीज़ और याद रखनी है, जो रिजर्वेशन है सिर्फ जिन सीटों पे चुनाव होगा वहाँ पे ही रहेगा, जहाँ पे चुनाव नहीं, मतलब जहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जैसे राज्यसभा और विधान परिषद, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये शुरुआत में सिर्फ 15 साल का रहेगा और 15 साल के बाद में जो हमारी पार्लियामेंट होगी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी आज की दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है कि पोस्को एक्ट के तहत जो एज होती है, अभी क्या है, पोस्को एक्ट के तहत बच्चों की उम्र 18 साल मानी गई। 18 साल से कम या कुछ भी होता है तो पोस्को के तहत बच्चे के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो लॉ कमीशन ने बोला कि जो अभी बातें चल रही है 18 से घटा कर 16 करने वाली, ये नहीं करना चाहिए हमको। और जो इस उम्र में कंसेंट वाला मामला आता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं अपने कंसेंट के साथ में अपना डिसीजन ले करके किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस मामले में जो जुडिशरी है वो अपने न्यायिक विवेक का यूज़ करके उसमें सज़ा ना सुनाए या फिर छूट दे सकती है। बट एज को यदि कम कर दिया तो उसके ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो ये लॉ कमीशन की जो है सुझाव आया है। इसके बाद में अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता किसके तहत हुआ था? UNFCCC के तहत, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर हुआ था। तो इसके तहत एक होता है ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब ये होता है कि जो हमने पेरिस समझौते के तहत टारगेट डिसाइड किए थे उनमें हमने कितनी वृद्धि की है, इसके मामले में हर 2 साल में एक रिपोर्ट की जाती है, समीक्षा की जाती है हर 2 साल में। तो उसी का नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो वो अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है दुबई में, ठीक है। और ये जो आयोजित होगा वो COP28 के तहत होगा। तो मतलब क्या है, COP28 के तहत ये ग्लोबल स्टॉक टेक होगा और COP28 जो है ये कहाँ आयोजित होगा? वो दुबई में आयोजित होगा। तो इसमें भारत ने ये बोला है कि जो विकसित देशों की प्रतिबद्धताएं थी, उनकी जिम्मेदारियां थी। पहली जिम्मेदारी ये थी कि विकसित देश जो हैं विकासशील देशों को, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा दें। किस लिए पैसा दें? ताकि वो लोग नई टेक्नोलॉजी खरीद सके और वो टेक्नोलॉजी हमारा जो है पर्यावरण के अनुकूल हमारी इकोनॉमी को बना सके। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम छोड़ते हैं अपनी इंडस्ट्री की वजह से, अपने ग्रोथ की वजह से, उसको कम किया जा सके, उसके लिए तकनीकी चाहिए। तकनीकी के लिए हमारे पास में पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा क्या करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने दे। और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये माना भी था कि वो हमको मतलब सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देंगे ताकि वो तकनीकी विकसित करें। बट वो उन्होंने ऐसा अभी तक किया नहीं है। दूसरा चीज़ ये है, दूसरा भारत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कार्बन उत्सर्जन का मामला है उसमें जो 2020 के पहले तक का मामला है उसमें बराबरी होनी चाहिए। उसके बराबरी का मतलब ये क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो खूब ग्रोथ कर लिया, खूब इंडस्ट्री डेवलप कर ली, इंडस्ट्री डेवलप करने में खूब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। और अब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मना कर रहे हैं कि तुम इंडस्ट्री को ज़्यादा बना नहीं सकते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो भारत का कहने का मतलब यह है कि तुम यदि इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो जो तुमने ये कार्बन डाइऑक्साइड 2020 के पहले छोड़ा उसको भी कंपनसेट करो, नहीं तो उतना करने की डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी आज़ादी दो। तो वो बराबरी की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से भारत जो है 2 बात किया कि एक हमको पैसा दो, हमको मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और दूसरा बात किया कि बराबरी होनी चाहिए 2020 के पहले के मामलों में भी। फिर पेरिस समझौता क्या है? UNFCCC के तहत हुआ था। इसके तहत ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक मतलब 2 साल में समीक्षा होती है। और COP28 कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस न्यूज़ में क्या है कि एशियन गेम्स में भारत की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भारत ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, 12 सिल्वर और 13 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 33 पदक हो गए। हमारे निशानेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अच्छा प्रदर्शन सिर्फ हमने 2006 में किया था जब हमने टोटल 14 मेडल जीते थे। तो मतलब ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इंडिया का अभी तक। तो इंडिया में ने अभी कल 2 और गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें एक है पलक गुलिया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। किस में जीता है? महिलाओं की जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा थी उसमें। उसके बाद में टीम कैटेगरी में भी हमने एक गोल्ड मेडल जीता है। इस टीम में कौन कौन थे? वो ईशा थी, पलक थी और दिव्या TS, ये 3 लोग थे। इन तीनों ने मिलकर गोल्ड मेडल जीता है।
उसके बाद में पुरुष की टीम ने भी 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में भी गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष टीम में कौन कौन था? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल शिवराणा, ये लोग टीम में थे। अगली न्यूज़ जो है द हिंदू दैनिक जागरण के पेपर में देखेंगे। जनसत्ता में सिर्फ 3-4 न्यूज़ थी जो हमने कवर कर ली। दैनिक जागरण में पहली न्यूज़ ये है कि जो 2000 के नोट हैं वो आज आखिरी दिन है, तो जिसको भी बदलवाना है बदलवा लो, उसका ख़त्म हो रहा है। दूसरा, प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में डिटेल वो आगे के पेज में दी गई है, वो देखते हैं जल्दी। ये रही प्रचंड। तो प्रचंड क्या है? प्रचंड को हमने बनाया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया है इसको। ये जो है इसकी खासियत क्या है? इसमें ट्विन इंजन है, ये एक हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, मतलब हल्के वजन में है, कॉम्बैक्ट मतलब लड़ाई करने वाले हेलीकॉप्टर हैं। ये रात में भी हमला कर सकते हैं, हर मौसम में कर सकते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि बहुत ऊंचाई पर भी जा करके ये सुरक्षा का काम कर सकते हैं। बहुत ऊंचाई का मतलब क्या है? सियाचिन में भी तैनात हो सकते हैं, रेगिस्तान के मामलों में भी तैनात हो सकते हैं, खोज के भी काम आ सकते हैं। और अब ये विश्व का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 की मीटर की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। उसके बाद में एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर मिसाइलें भी लॉन्च कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई प्रचंड के बारे में। उसके बाद में क्या हो रहा है? 36वां जो नेशनल टग ऑफ वॉर गेम होता है, टग ऑफ वॉर मतलब रस्साकसी वाला जो गेम होता है, वो तवांग में आयोजित हो रहा है। तवांग कहाँ है? मतलब अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये बात भी बोली कि जो चाइना ने हमारे 3 प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दिया है, उन प्लेयर्स को मतलब आगे प्रशिक्षण का काम जो है उसका वित्तीयन, उसका फाइनेंस जो है चीफ मिनिस्टर द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में उनको 20-20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उन खिलाड़ियों का मोराल डाउन ना हो सके, मनोभाव ज़्यादा अच्छा बना रहे और वो आगे वाले गेम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद में एक टर्म जो हमें पता होना चाहिए वो है जीरो सम गेम। इसको इंटरनेशनल रिलेशन और स्ट्रेटजिक रिलेशन, जो रणनीतिक मामले होते हैं, उसमें ज़्यादा यूज होता है ये सब। इसका मतलब ये होता है कि एक बंदे को यदि ये बंदा है, यदि इसको फ़ायदा हो रहा है तो किसी दूसरे बंदे को ज़रूर नुकसान हो रहा होगा। एक बंदे का फ़ायदा दूसरे के नुकसान पर निर्भर करता है। दूसरे बंदे को नुकसान हो रहा होगा तो पहले बंदे को फ़ायदा हो रहा होगा। ज़रूरी इसमें ये बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों बंदों को एक साथ में फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। तो यही जीरो सम गेम का मतलब होता है। फिर अगली न्यूज़ है कावेरी जल विवाद को लेकर के। कावेरी जो है, दिक्कत क्या आ रही है कावेरी जल विवाद में? तो कावेरी नदी है वो निकलती कहाँ से है? कर्नाटक से, और बहती कहाँ पे है? कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु और पुदुचेरी होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो कर्नाटक का जो बेंगलोर वाला एरिया है उसकी लगभग पूरी ही पानी की जो मांग है वो इस नदी के द्वारा पूरी की जाती है। लेकिन क्योंकि अंतर्राज्यीय नदी है तो कर्नाटक को इस नदी का पानी जो है तमिलनाडु को भी देना पड़ता है, पुदुचेरी को भी देना पड़ता है। तो इस मामले को लेकर के कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में बवाल चल रहा है और इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो कावेरी जल विवाद किन के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कावेरी नदी निकलती कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक का बेंगलुरु से है, इसके द्वारा ही जल सप्लाई पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि ये वैगनार ग्रुप का क्या करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा शब्द का नाम आ रहा है। तो हमारे जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी होती है ना, जो तुमको बैंक के ATM के बाहर मिल जाएंगी या फिर बड़े बड़े ऑफिस के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी वाले होंगे, तो उसी तरीके से रसिया का जो प्राइवेट सिक्योरिटी एक है कंपनी है जो सबसे बड़ी है रसिया की, उसका नाम है वैगनर ग्रुप। और ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो है ये यूक्रेन और रशिया वॉर में रसिया की मदद कर रही है क्योंकि रसिया की है। तो अभी कुछ टाइम पहले जो वैगनर ग्रुप के हेड थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था रसिया के खिलाफ और रसिया की कैपिटल पे चढ़ाई कर दी थी। तो पुतिन ने उनको मना लिया किसी तरीके से और मामला शांत हो गया। लेकिन उनके बाद में हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जो वैगनर ग्रुप के हेड थे। तो अभी नए जो हेड बने उनका नाम है त्रुसेवे, ठीक है। तो पुराने की हेड डेथ हो गई, नया जो बने हैं उनका नाम है त्रुसेव और ये रसिया की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है। उसके बाद में एक महोत्सव हो रहा है, विश्व संस्कृति महोत्सव वाशिंगटन में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस बार की यह है कि जो कराबाख वाला एरिया है इस पर तो क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कराबाख वाला क्षेत्र किसके अंदर में है? ये है अजरबैजान के कब्जे में आता है कराबाख वाला एरिया। लेकिन इसमें जो रहने वाले लोग हैं इसके अंदर के वो 70 से 80% लोग जो हैं आर्मेनियाई मूल के हैं, ठीक है। तो इसलिए बवाल चलता रहता है कि नियंत्रण अजरबैजान का है, लेकिन इस पर इसके अंदर रहने वाली जो
पॉपुलेशन वो आर्मेनिया है, तो इसमें संघर्ष होता रहता है। तो अभी क्या हुआ, अजरबैजान ने इसके ऊपर अटैक करके इसको ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है। तो यही न्यूज़ है। तो क्या क्या याद रखना है, कराबाख वाला एरिया का जो विवाद है वो कजाकिस्तान आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। कंट्रोल किसका है, अजरबैजान का है, और लोग कहाँ के हैं, आर्मेनिया के हैं, और वैश्विक समुदाय ने इसको किस देश का अंग माना है, वो अजरबैजान का माना है। और उसका पूरा नाम क्या है, कराबाख एरिया का नागोर्नो कराबाख। तो ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद ही रखना है। बाकी साइंस में आज न्यूज़ ये है कि BHU के साइंटिस्टों ने सोडियम बैटरी पे काम करना शुरू किया है, और बोल रहे हैं कि जो अभी हम लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं उसके जगह सोडियम को यूज़ करेंगे। फ़ायदा क्या होगा, ये क्योंकि सोडियम जो है हमारे पृथ्वी में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए ये सस्ती पड़ेंगी। और सोडियम में जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का भी वो रहेगा कि मतलब एक ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेंगी, ये सस्ती पड़ेंगी, ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेंगी, और ऊर्जा की प्रचुरता रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी। और लिथियम बैटरियाँ जो होती हैं उनका निस्तारण में बहुत समस्या होती है, एक बार यूज़ हो गई ख़त्म हो गई, तो उसको कैसे वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए उसमें बहुत ज़्यादा चुनौती रहती है। तो इससे रिलेटेड ये अच्छा है। उसके बाद में ग्रीन अमोनिया, ये हमने कल या परसों आपको ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन से रिलेटेड एक न्यूज़ दी थी। उसके बाद में दूसरा क्या है, ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए एक नया उत्प्रेरक जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं उसकी खोज की है। इसकी खोज किसने की है, IIT जोधपुर ने की। तो इससे क्या होगा, जो नया कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और मतलब कैटलिस्ट की डिफिनीशन ये है कि वो प्रक्रिया में भाग ना लेते हुए भी उसकी गति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, जो हमें ऐच्छिक परिणाम होते हैं वो मिल जाते हैं। तो उसकी खोज किसने की, IIT जोधपुर ने की है। तो इस प्रकार से आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो गई हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।